Good morning, everybody. Now, I'm going to say something related to it and there. जैसा कि आप जानते हैं कि इट हमारा एक प्रोनाउन का केस है जो न्यूट्रल जेंडर के केस में हम किसी भी निर्जीव वस्तु के सेंस में जनरली प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि दिस और इट में भी कन्फ्यूजन है, कहाँ दिस और कहाँ इट का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ देयर और इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो आज हम दो तरह का कंसेप्ट यहाँ पर लेंगे। तो आज का एक तरह से टॉपिक जो है आपका, यानी कि दिस और इट में डिफरेंस और इट और देयर का खास करके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हम कैसे उपयोग करते हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये देखेंगे कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम इट और देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इस तरह से आज आपका, जैसे कि इट क्या है, कोई भी न्यूट्रल जेंडर केस के न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। अब इस केस में कुछ स्पेशल भी इस तरह के इसके कंसेप्ट हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि ऑल न्यूट्रल जेंडर और इस तरह से कोई भी न्यूट्रल जेंडर का जो केस होगा, है ना, यानी आपको प्रोनाउन के सेंस में न्यूट्रल जेंडर का यानी किसी भी वस्तु को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा इस सेंस में आता है कि जैसे हम कोई भी अल्प विकसित बच्चे की बात करते हैं, यानी आपको बेबी हो, चाहे इसके लिए एक दूसरा आता है इन्फेंट, या फिर आप कह सकते हो चाइल्ड। इन तीनों केस में भी आप दिखाने के लिए, यानी इन तीनों में से कोई भी रहेगा तो इसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें, जब भी इस तरह से कलेक्टिव नाउन के सेंस में, कलेक्टिव नाउन, जैसे कलेक्टिव नाउन है क्या, तो जैसे मान लो अगर इसको हम कहते हैं क्लास, है ना, फैमिली, ठीक है, इस तरह से क्रॉड, है ना, टीम, ये सब क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। इन सभी के केसेस में आप जो है इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं। और खास करके किसी भी सजीव के लिए भी, यानी कि जब हम उसको इम्फेसाइज करके बोलते हैं, इम्फेसाइज का मतलब हुआ कि किसी एक व्यक्ति को जोर दे करके जब हम बोलते हैं, उस केस में इट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम सेंटेंस के माध्यम से भी हम अभी इसको एग्जाम्पल के रूप में भी लेंगे। जैसे टू इम्फेसाइज एनीबडी, टू इम्फेसाइज, टू इम्फेसाइज एनीबडी, क्लियर। दूसरा टू इंडिकेट क्लाउज, अर्थात कंप्लीट सेंटेंस को बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है क्लाउज के रूप में, यानी कि क्लाउज को इंडिकेट करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। और खास करके इस सेंस में दूसरा नेक्स्ट वन है इसका इट का, कि कोई भी आप नेचुरल इवेंट्स की अगर बात करते हैं, जैसे कि नेचुरल इवेंट्स, क्लियर। आगे आए इसका टाइम के सेंस में, टाइम के सेंस में
उसी में आपका आ जाता है वेदर, मौसम, टेम्परेचर को बताने के लिए, क्लियर, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, क्लियर। अब इस टाइम के सेंस में सबसे अधिक आएगा आपको। टाइम में मान लीजिए अगर मैं कहूं कि आज सोमवार है तो इसको आप टुडे इज मंडे नहीं कहेंगे, इसको आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में इट से स्टार्ट करेंगे, यानी इट इज मंडे टुडे, क्लियर। उसी तरह से वेदर के रूप में अगर आप मान लीजिए कोई भी इस तरह का है, जैसे बारिश हो रही है, तो आप वहां पर डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं, बारिश हो रही है लेकिन ये नेचुरल इवेंट्स है, तो उस सेंस में कहेंगे इट इज रेनिंग। अब कहें अगर कि मूसलाधार बारिश हो रही है तो उसको कहेंगे इट इज रेनिंग हैवीली, क्लियर। तो इस तरह से वेदर के सेंस में टेम्परेचर को बताना होगा, तो उसी तरह से मान लो कि इट इज कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टुडे, कहने का मतलब कि आज का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको कैसे बोलेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस, वेदर, इस तरह से। अभी मान लो इसमें हम कहते हैं कि अभी मान लो सुबह के 10 बजे हैं, तो उसको कैसे कहेंगे, तो उस केस में कहेंगे इट इज़ 10 o'clock इन द मॉर्निंग या इट इज़ 10 AM, क्लियर। तो कहने का मतलब कि इस तरह से खास करके इंसेक्ट्स कैटेगरी के लिए भी, इंसेक्ट्स का मीनिंग होता है कि कोई भी कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु, उसमें आपका स्नैक भी आ जाता है, क्लियर। यानी इंसेक्ट्स कैटेगरी को बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। मान लो किसी ने किसी सांप को मारा, उसके लिए प्रोनाउन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में दिया जा रहा है, तो आप क्या भरिएगा। तो जैसे मैं कहूँ कि ही किल्ड ए स्नैक यस्टरडे, उसने कल एक सांप को मारा, और फिर मैं कहूँ कि वह वहाँ पड़ा हुआ था, इस सेंस में, तो क्या कहेंगे इसको, तो इसको आप इस तरह से बता सकते हैं कि इट वॉज लाइंग देयर, यानी वह वहाँ पड़ा हुआ था, क्लियर। तो कहने का अर्थ कि छोटे बच्चे, छोटे मोटे ये इंसेक्ट्स के कैटेगरी में भी और सभी न्यूटर जेंडर के केस में कलेक्टिव नाउन को दिखाने के लिए, और सबसे बड़ा कि आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में खास करके टाइम के सेंस में वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, नेचुरल इवेंट्स, इन सभी में आपको इन सभी केसेस में आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी इट का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, क्लाउज को यानी कंप्लीट सेंटेंस को ये कैसे इंडिकेट करेगा, तो उसका एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। वो ये है आपका, जैसे मैं कहूं द अर्थ मूव्स राउंड द सन, और फिर इसी में कोमा देके हम ये लिखते हैं कि एवरीबडी नोज इट। अब देखिए ये इट का प्रयोग, इट यानी प्रत्येक व्यक्ति इसे जानते हैं, तो किसे जानते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को जानते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कंप्लीट फॉर्म जो है, जिसको आप क्लाउज के टर्म में यानी किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी सेंटेंस को डिनोट करने के लिए भी, बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। उसी तरह से ये जो है आपका कि किसी भी व्यक्ति को इम्फेसाइज कैसे किया जाएगा। अभी तक आप जान रहे थे कि कोई भी न्यूटर जेंडर का अगर केस है तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन सजीव के लिए भी इट का प्रयोग किया जाएगा, तब किया जाएगा जब उसको इम्फेसाइज किया जाए। तो उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो उसका एग्जाम्पल इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसने कल मेरी मदद की थी, इस तरह से।
तो कहने का मतलब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वहाँ पर मान लो उस व्यक्ति का कोई नाम होगा, कुछ भी आप रख सकते हो, तो ये कह सकते हैं इट वाज मिस्टर सिन्हा who helped me during स्कूल आवर। मान लो कि जब आप स्कूल जाया करते थे उसी वक्त आपको वो मदद किए थे। इस केस में समझना है कि इट वाज मिस्टर सिन्हा, ये वही मिस्टर सिन्हा हैं, यानी कि इस व्यक्ति को जोर दे करके उसको इम्फेसाइज करके बोला जा रहा है, इसीलिए इस केस में हम इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन जनरल आप लिविंग बीइंग के लिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो मैं समझता हूँ कि ये आपका जो इट के कैटेगरी में, इसी तरह से टाइम के और वेदर के सेंस में इस तरह का हम अभी एग्जाम्पल कुछ जो है, जैसे कि डिस्टेंस कैसे है, इंसेक्ट्स के कैटेगरी में कैसे आता है, तो उन सब का भी एक एक करके मैं एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ूँगा। मैं समझता हूँ कि आज का जो ये आपका सेशन है ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद इस तरह से होने वाला है कि अगर आप इसको अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो ये आपका ना सिर्फ बोर्ड लेवल में बल्कि किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन इससे ज़्यादा दिया जाता है। इसी तरह से जैसे कि आपको कलेक्टिव नाउन के सेंस में बताना है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि खिलाड़ियों का एक दल दिल्ली जा चुका है, यानी कि इस प्रतियोगिता में या इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए, तो उस केस में उस यानी कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स अब मान लो उसमें कहेंगे अभी निकल चुका है या अभी जा चुका है या बहुत पहले की बात है, तो उस केस में कहेंगे ए टीम ऑफ प्लेयर्स वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। क्लियर? तो इस तरह से अब मैं कहूँगा कि वह टीम जो है काफ़ी बोनाफाइड टीम है, कहने का मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। तो वहाँ पर हमको कहना होगा कि अगर उसके प्लेयर्स काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी खेलने में अच्छे हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं इट हैज़ स्ट्रॉन्ग या बोनाफाइड बैकग्राउंड, इस तरह से हम कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर कहेंगे इट का पॉजिटिव केस, यानी इट्स बैकग्राउंड इज वेरी गुड या अल्टीमेट या सुपर, इस तरह से। तो कहने का अर्थ कि इस तरह का आपका इंडिकेट क्लाउज हो गया। नेचुरल इवेंट्स में कोई भी इस तरह का अगर आएगा तो आप उसको इस तरह से कहेंगे, जैसे इट इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, इस तरह का। क्लियर? उसी तरह से अभी मान लो कि 8:30 बजे हैं टाइम के सेंस में, तो सुबह के, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इट इज 8:30, इट इज 8:30। अब 8:30 बजे की सुबह है, इसको कहेंगे इट इज 8:30। अब 8:30 AM भी कह सकते हैं या फिर इन द मॉर्निंग के सेंस में। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ तक आपका ये न्यूटर जेंडर का, खास करके जिस तरह की स्थिति में बेबी के लिए भी आप, जिससे अल्प विकसित बच्चे, बहुत कम दिनों का जो बच्चा, जैसे कि कोई 2 महीने 1 महीने इस तरह का अल्प विकसित बच्चे उसी को बोलते हैं, उसके लिए बेबी या इन्फेंट का प्रयोग किया जाता है और उसको आप प्रोनाउन के लिए इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं आज देयर पर। तो देयर क्या है? तो देयर भी आपका इसी तरह से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और खास करके ऐसे सेंटेंस में जिसमें कि आपको डायरेक्ट कोई एक्शन वर्ब नहीं दिया रहता है, और इस केस में आपको देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। खास करके एक कॉन्सेप्ट, मैं जैसे अभी ईट के बारे में कहा, तो ईट के बारे में एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि ईट के साथ हमेशा वर्ब के रूप में सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे आपका नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में। क्लियर? अब चलते हैं देयर पर।
तो देयर के बारे में सबसे जो मेन पॉइंट है, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर मैं कोई एक पास्ट का लूँ, जैसे देयर वाज ए किंग। अब यहाँ ध्यान देंगे कि एक राजा था, इसमें राजा कोई कार्य नहीं कर रहा है, यानी उसके द्वारा कोई एक्शन डायरेक्ट कोई मेन वर्ब नहीं है, यहाँ टू बी वर्ब के रूप में उसके पोजीशन अर्थात उसके प्रेजेंस को दिखा रहा है। क्लियर? तो जब प्रेजेंस की बात होगी तो उस केस में आप डायरेक्ट टू बी वर्ब के साथ देयर सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। इसमें दो चीज समझना बहुत जरूरी है कि देयर से जब भी कोई इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम स्टार्ट करते हैं कोई भी सेंटेंस को, यहाँ पर इस देयर का कोई मीनिंग नहीं होता। दूसरी बात कि इस केस में ये जो एक्सिलरी वर्ब होता है, ये आपके उसके तुरंत बाद किए गए नाउन यानी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर निर्भर करेगा। अर्थात अगर ये नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा तो आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, और ये अगर प्लूरल फॉर्म में होगा तो ये वर्ब प्लूरल होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर 40 छात्र हैं, यानी इस क्लास में 40 छात्र अभी हैं, तो इस केस को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट हम कहेंगे देयर आर और 40 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस सेंस में आप देखेंगे कि आर का यानी प्लूरल फॉर्म क्यों प्रयोग किए? प्लूरल इसीलिए कि आपका यहाँ नाउन जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए ये आपका डिपेंड करेगा उस पर, इसीलिए आर का प्रयोग किया गया है। अब मान लो कोई पास्ट की बात हो और वो प्लूरल में हो तो आप देयर वेयर कह सकते हैं। ठीक है? तो इस केस में ध्यान रखेंगे कि एक्सिलरी वर्ब का डिसीजन उसके तुरंत बाद के नाउन पर निर्भर करेगा। क्लियर? और इस केस में आपका देयर से स्टार्ट होने पर देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर इस तरह का मैं सेंटेंस लो, जैसे कि वहाँ पर 5 किताबें रखी हुई हैं या 5 किताबें हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो इस केस में आप जो है देयर से स्टार्ट तो करेंगे कि वहाँ प्रेजेंस की बात हो रही है, कोई भी वस्तु है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर आर 5 बुक्स, और इस केस में वहाँ शब्द के लिए अलग से लिखना होगा देयर। क्लियर? इस देयर का अपना एक मीनिंग है, कहाँ है? वहाँ है, लेकिन इस देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा। इस प्रकार से देयर का प्रयोग आपको इस तरह से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में तो किया ही जाएगा, साथ साथ आपको इस तरह से अलग से अगर दिया जाता है तो उसका एक अपना मीनिंग होता है, और आपको इसके साथ लगने वाले वर्ब पर ध्यान रखना होगा। और अब एक कंसेप्ट है जो कि आपका इस तरह से है कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। अब इसके बीच के डिफरेंस को आप समझेंगे। यहाँ पर दिस मीन्स भी यह होता है और इट का प्रयोग भी हम यह के लिए करते हैं, चूंकि ये प्रोनाउन से लिया गया है, लेकिन चूंकि दोनों का मीनिंग एक जैसा निकलता है, लेकिन इसका जो यूटिलाइज आप करते हैं ये दोनों अलग अलग सेंस के लिए। तो पहले हम देखते हैं दिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो मान लो इंट्रोडक्शन के लिए, तो दिस का पहले ले लेते हैं। दिस का आप जैसे कि किसी के नाम को बताना है, कोई सजीव इस तरह से है नेम, कोई इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, किसी का परिचय आप करा रहे हो, कोई नजदीक की वस्तु है, नजदीक मतलब कि नियर, है ना, नियर थिंग, कोई भी नियर इस तरह से, है ना, नियर बॉडी। बॉडी मीन्स यहाँ सब तरह का आ जाता है, कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज के सेंस में। बॉडी का मीन यहाँ नजदीक की कोई भी वस्तु को अगर दिखाना हो, कोई भी व्यक्ति को अगर बताना हो, उस सेंस में। जैसे कहते हैं ना कि आप कहते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति है या यहाँ मेरे सामने बैठा है, तो दिस वन का भी प्रयोग करते हैं, या दिस बॉय या दिस गर्ल, इस तरह से
तो वहाँ पर यह लड़का के लिए दिस बॉय, यह लड़की के लिए दिस गर्ल, लेकिन इट गर्ल नहीं कहेंगे। उसी तरह से इंट्रोडक्शन कराएंगे। मान लो कहते हैं कि दिस इज माई फ्रेंड, प्लीज मीट हिम, या दिस इज सुमन, है ना, फिर कहते हैं ही इज माई फ्रेंड। तो वहां पर सुमन इसीलिए उसके लिए प्रोनाउन डायरेक्ट ही आएगा, लेकिन अगर पहले बोलेंगे तो वहां पर इंट्रोडक्शन के लिए किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग करना होगा। अब इस सेंस में इट जो है हमारा, अभी इट का जितना हम दिए हैं वो आपका काम करेगा ही, और खास करके आप इस चीज को यहाँ पर दिस को ध्यान रखेंगे, और इट का जो प्रीवियस कंसेप्ट हमने दिया है वो आपका करीब करीब काम करेगा। तो मैं समझता हूँ, और ये आपका एक प्रकार से दिस जो है ये एक तरह से देखा जाए तो प्रोनाउन का कंसेप्ट है, लेकिन चूंकि एक जैसा मीनिंग आने के चलते इसको मैंने अभी यहाँ रखा, और ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव केस का प्रोनाउन है, और इसके साथ और भी होते हैं जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। तो मैं इसका सेपरेट लेक्चर, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईट और देयर में दिक्कत हो रहा था कि ईट का नाउन प्रोनाउन के सेंस में भी हम प्रयोग करते हैं, और उसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, और देयर में भी वही हम करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। इसीलिए देयर के साथ देयर का यहाँ सेपरेट लेक्चर, और इट का भी साथ साथ दिस का। तो इस तरह से, और इसी क्रम में इसके और भी होते हैं, जैसे दैट है, तो दैट किसी भी जो दूर की वस्तु है सिंगुलर सेंस में उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और दीज और दोज का प्रयोग भी दीज प्लूरल सेंस में नजदीकी वस्तु के लिए, और दोज का प्रयोग दूर की वस्तु को प्लूरल सेंस में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आज आपका एक प्रकार से कुछ इस तरह का कंसेप्ट जो इट और देयर से जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस तरह का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे, और आप जानते हैं कि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको सीखने को मिलेगा। इस तरह से इस तरह का जो देयर से स्टार्ट होता है कंसेप्ट, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरे गांव में एक पुस्तकालय भी है, तो वहाँ पर उस पुस्तकालय के बारे में उसके एक प्रेजेंस की बात हो रही है, डायरेक्ट कोई एक्शन वर्ब उससे नहीं क्लियर हो रहा है, या कोई भी जो सब्जेक्ट है वो उससे डायरेक्ट एक्शन वर्ब नहीं है, तो वहाँ हम देयर से उसको बनाएंगे, यानी देयर इज ए लाइब्रेरी इन माई विलेज। क्लियर? तो इस तरह का जो आपका जो देयर से स्टार्ट होने वाले सब्जेक्ट हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और आप इसको जारी रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस कंसेप्ट से आपको आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड लेवल में भी और कंपटीशन में भी दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।